स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मॉक जंक्शन में। आज हम IBMTS 2025 सिक्योरिटी असिस्टेंस एग्ज़ाम के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट फ्री करेंगे। इसके सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड है और हमारे एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल मॉक जंक्शन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका इस मॉक टेस्ट के दौरान कितने मार्क्स आ रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे चैनल मॉक जंक्शन ने अपना ऐप मॉक जंक्शन ऐप लॉन्च किया है, जिसके ऊपर बहुत ही बढ़िया ऑफर चल रहा है। सिर्फ 49 रुपये में आपको 1 साल की वैलिडिटी के लिए टेस्ट पास मिल रहे हैं, जिसका प्राइस सिर्फ 49 रुपये है। और इसमें आपको 100 से ज़्यादा एग्ज़ाम्स के टेस्ट मिलेंगे सिर्फ 49 रुपये में, जैसे कि SSC, रेलवे, FCAT, CDS, ICG, पुलिस एग्ज़ाम और बहुत सारे एग्ज़ाम के टेस्ट पास मिलेंगे सिर्फ 49 रुपये में। तो जल्दी जाइए और मॉक जंक्शन ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस टेस्ट को परचेस करके अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शंस है लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी और मरुस्थलीय मिट्टी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी के मैदानों में पाई जाती है और लगभग 43% क्षेत्रों को ढकती है। भारत में जो है सबसे अधिक मिट्टी जो है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और यह मिट्टी भारत के कुल क्षेत्र के लगभग 40% भाग को कवर करती है। जलोढ़ मिट्टी जो है उत्तरी मैदानी और नदी घाटियों में व्यापक रूप से पाई जाती है। देखिए, जलोढ़ मिट्टी जो है वो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी होती है और मैदान और घाटियों में जमा होती है। जो नदियाँ जो बहा के मिट्टियाँ लाती हैं वो होती है जलोढ़ मिट्टियाँ, जो मैदान और घाटियाँ में क्या होती है, किनारों पे जमा हो जाती है। और यह मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है और गेहूँ, चावल, गन्ना, दालें और तिलहन जैसी फसलें जो है इस मिट्टी में उपजाने के लिए उपयुक्त होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी भारत की जीवन रेखा कहलाती है? ऑप्शंस है यमुना, गंगा, नर्मदा और गोदावरी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा गंगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गंगा। गंगा नदी अपनी लंबाई, उपजाऊ मैदान और धार्मिक महत्व के कारण भारत की जीवन रेखा कहलाती है। भारत की जीवन रेखा जो है वो गंगा नदी कहलाती है, क्योंकि यह नदी नहीं केवल भारत की सबसे लंबी नदी भी है ये, और बल्कि इसका सांस्कृतिक, आर्थिक और आध्यात्मिक बहुत ही अधिक महत्व है। गंगा को जो है हमारे देश में माता के रूप में पूजा भी किया जाता है। और जो गंगा नदी है वो जो है भारत के उत्तरी मैदानों में बहती है और लाखों लोगों के लिए जीवनदायिनी है। यह नदी सिंचाई, पीने के पानी और अन्य घरेलू उपयोगों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। और सांस्कृतिक रूप से भी गंगा नदी को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है और इसी देवी के रूप में पूजा किया जाता है। इसका उल्लेख वेद पुराणों में भी मिलता है। और आर्थिक महत्व में देखा जाए तो गंगा नदी बेसिन में भारत की एक बड़ी आबादी रहती है और यह क्षेत्र कृषि, उद्योग और पर्यटनों के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दिया पोर्ट किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शंस हैं हुगली, गंगा, गोदावरी और कृष्णा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हुगली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हुगली। हल्दिया पोर्ट पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे स्थित एक प्रमुख नदी बंदरगाह है। हल्दिया बंदरगाह जो है वो हुगली नदी के किनारे स्थित है और यह नदी गंगा नदी की एक सहायक नदी है और कोलकाता के पास बहती है। हल्दिया बंदरगाह, जिसे हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स के रूप में भी जाना जाता है, हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है और यह पश्चिम बंगाल में स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है और कोलकाता के लिए एक व्यापक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र भी है। क्या? हल्दिया पोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस है रेगूर मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पीली मिट्टी और बलुई मिट्टी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी को भारत में रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है और यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। यह जो मिट्टी है मुख्य रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक जैसे राज्यों में पाई जाती है और काली मिट्टी का रंग जो है काला होता है, इसीलिए इसको काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी कहा जाता है। और यह जो है कपास यानी रुई की खेती के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? ऑप्शंस है गंगा, गोदावरी, नर्मदा और महानदी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा?
इसका राइट आंसर होगा नर्मदा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नर्मदा। नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत की श्रृंखलाओं के बीच से होकर पश्चिम की ओर अरब सागर में गिरती है। भारत में जो है नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और यह प्रायद्वीप भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। और जो नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के राज्यों से होकर बहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णिया बंदरगाह किस नदी पर स्थित है। ये क्वेश्चन जो है वो गलत में प्रिंट हो गया है, होगा कि पूर्णिया शहर। ये क्वेश्चन आप करेक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन होगा पूर्णिया शहर किस नदी पर स्थित है। हमारा क्वेश्चन होगा पूर्णिया शहर किस नदी पर स्थित है। ऑप्शंस है गंगा, कोसी, गोदावरी और ब्रह्मपुत्र। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पूर्णिया जो है वो बिहार में है और बताइए कि पूर्णिया शहर जो है किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कोसी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कोसी। पूर्णिया शहर जो है वो कोसी नदी पर स्थित है। पूर्णिया शहर कहाँ स्थित है, कोसी नदी के किनारे स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्नामलाई पहाड़ियाँ किस राज्य में है। ऑप्शंस है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु, ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। अन्नामलाई पहाड़ियाँ जो है पश्चिमी घाट का हिस्सा है और यह अन्नामुड़ी चोटी पर स्थित है। अन्नामलाई पहाड़ियाँ जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है, लेकिन इनका एक हिस्सा केरल राज्य में भी फैला हुआ है। ये पहाड़ियाँ जो है पश्चिम घाट का हिस्सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंडलिनी किस धर्म से संबंधित अवधारणा है। ऑप्शंस है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और सिख धर्म। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा हिंदू धर्म। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हिंदू धर्म। कुंडलिनी योग एक आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक है जो रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में स्थित मानी जाती है। कुंडलिनी जो है वो हिंदू धर्म की अवधारणा है और ये विशेषकर शैव और तांत्रिक परंपराओं से संबंधित एक अवधारणा है। यह आध्यात्मिक ऊर्जा है जो रीढ़ की हड्डी के आधार पर स्थित मानी जाती है, जिसे मूलाधार चक्र भी कहा जाता है। कुंडलिनी योग में इस ऊर्जा को जागृत करके सभी चक्रों के माध्यम के ऊपर की ओर ले जाया जाता है, जिसे आध्यात्मिक विकास का परिवर्तन होता है। जैसे आसान भाषा में समझे तो जब हम योग मुद्रा में बैठते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी जो है वो सीधी रहती है और उसको क्या माना जाता है, ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है कि उसी के जरिए हमें क्या है, ऊर्जा का आभास होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शंस है मदुरई, तिरुचिरापल्ली, कांचीपुरम और तंजावुर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा मदुरई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मदुरई। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है और द्रविड़ वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। मीनाक्षी मंदिर जो है तमिलनाडु शहर के मदुरई शहर में स्थित है और यह मंदिर वैगई नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। मीनाक्षी मंदिर, जिसे मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर के भी नाम से जाना जाता है, देवी मीनाक्षी यानी पार्वती के रूप में और भगवान सुंदरेश्वर यानी शिव के रूप में समर्पित है। और यह मंदिर जो है तमिलनाडु के सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शंस है प्राचीन गुफा चित्र, बौद्ध स्तूप, हिंदू मंदिर और शाही महल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा प्राचीन गुफा चित्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्राचीन गुफा चित्र। भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है और यह पाषाण युग के गुफा चित्र इससे मिलते हैं। भीमबेटका जो है शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है और जो यह मध्य प्रदेश में स्थित एक पुराना जो है आवासीय पुराना स्थल है, जहां आदि मानव द्वारा बनाई गई शैल चित्रों और शैल आश्रयों के लिए स्थान बना। शैल चित्रों यानी पत्थर पे चित्र और पत्थर का जो है आश्रय जो है यहाँ पे स्थान माना जाता है। भीमबेटका की गुफाएं जो है वो 30,000 साल पुरानी चित्रकारी पाई गई है भीमबेटका की गुफाओं में और ये चित्रकलाएं मानव इतिहास और संस्कृति को दर्शाती है। इन चित्रों में शिकार, नृत्य और दैनिक जीवन के चित्र दर्शाए गए हैं। भीमबेटका को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया था।
चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शंस हैं संस्कृत, तमिल, तेलुगु और कन्नड़। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा तमिल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तमिल। संगम साहित्य प्राचीन तमिल भाषा में लिखा गया है और यह संगम भाषाओं में रचित काव्य है। संगम साहित्य जो है मुख्य रूप से तमिल भाषा में लिखा गया है और यह साहित्य प्राचीन दक्षिण भारत के तमिलकम क्षेत्र में रचा गया था और इसे तमिल साहित्य का सबसे प्राचीन रूप में माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला परमवीर चक्र किसे दिया गया था? ऑप्शंस हैं विक्रम बत्रा, मेजर सोमनाथ शर्मा, अब्दुल हमीद और अरुण खेत्रपाल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मेजर सोमनाथ शर्मा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मेजर सोमनाथ शर्मा। 1947 से 1948 में भारत पाक युद्ध में शहीद हुए मेजर सोमनाथ शर्मा को मरणोपरांत पहला परमवीर चक्र मिला था, यानी मरने के बाद उनको पहला परमवीर चक्र मिला था। किसे? मेजर सोमनाथ शर्मा को, जब उन्होंने पाकिस्तान के युद्ध में अपनी वीरता और बलिदान के लिए अपने प्राण दे दिए थे। मेजर सोमनाथ शर्मा कुमाऊं रेजिमेंट के 4वीं बटालियन के एक अधिकारी थे। 3 नवंबर 1947 को श्रीनगर हवाई अड्डे के पास पाकिस्तानी घुसपैठियों से लड़ते हुए उन्होंने अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया और दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। उस लड़ाई में उन्होंने 700 से अधिक दुश्मनों का सामना किया और अपना जान न्यौछावर कर दी, जिसके बाद श्रीनगर हवाई अड्डे की रक्षा की। इसीलिए परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण चक्र है जो युद्ध के दौरान वीरता के लिए दिया जाता है। तो ये पहला जो है परमवीर चक्र किसको मिला था? मेजर सोमनाथ शर्मा को। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देश में किसके साथ सबसे लंबी सीमा लगती है? ऑप्शंस है पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश और नेपाल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश। सबसे लंबी सीमा जो है भारत की बांग्लादेश से लगती है। भारत और बांग्लादेश की सीमा 4096 किलोमीटर लंबी है, जो भारत को किसी भी पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबी है। मतलब जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं उसमें सबसे ज़्यादा लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ भारत की लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शंस है लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड हार्डिंग। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे और बाद में वे भारत के पहले वायसराय बने थे। 1857 के विद्रोह के समय चार्ल्स जॉन कैनिंग, प्रथम अर्ल कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे और उन्होंने 1858 में भारत का पहला वायसराय बनाया गया था, जब ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता संभाली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गाइड उपन्यास के लेखक कौन थे? ऑप्शंस है मुंशी प्रेमचंद्र, R.K. नारायण, विक्रम सेठ और खालिद हुसैनी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा R.K. नारायण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी R.K. नारायण। R.K. नारायण ने जो है द गाइड उपन्यास लिखा था और बाद में इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी थी। यह उपन्यास जो है अंग्रेजी में लिखी गई थी, जिसका बाद में हिंदी रूपांतरण हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शंस है रॉबर्ट कॉच, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जोसेफ लिस्टर और लुई पास्चर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, जो दुनिया की पहले एंटीबायोटिक थी। पेनिसिलिन क्या है? एक एंटीबायोटिक होती है। इस खोज के कारण एंटीबायोटिक दवाओं का प्रचलन शुरू हुआ था, जिससे संक्रमण होने पर मौतों की संख्या जो है कम हो गई थी। पेनिसिलिन एक क्रीम में भी आता है, इंजेक्शन में भी आता है, जिसे एंटीबायोटिक के रूप में दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जापान की मुद्रा क्या है? ऑप्शंस है येन, वॉन, युआन और डॉलर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा?
इसका राइट आंसर होगा येन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए येन। जापान की आधिकारिक मुद्रा येन है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जीपीवाई कहा जाता है। आप बताइए कि युआन जो है वो कहाँ की मुद्रा है, कमेंट में आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी? इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी? ऑप्शंस है बेटिंग और बेस्ट, वॉटसन और क्रिक, फ्लेमिंग और पास्चर, हुक और लीवेनहुक। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बेटिंग और बेस्ट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बेटिंग और बेस्ट। 1921 में फ्रेडरिक बेटिंग और चार्ल्स बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी, जो डायबिटीज़ के इलाज के लिए उपयोगी है। इंसुलिन जो है वो एक इंजेक्शन है जो मधुमेह यानी डायबिटीज़ के रोगियों को दी जाती है, और इसकी खोज जो है बेटिंग और बेस्ट ने 1921 में की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी का कारण बनने वाली बैक्टीरिया का नाम क्या है? मतलब टीबी जो है वो किस बैक्टीरिया से बनता है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, साल्मोनेल टाइफी, इसेरेरिचिया कोलाई और स्टेफिलोकोकस ऑयरिस। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। यह बैक्टीरिया फेफड़ों और अन्य अंगों में संक्रमण फैलाता है, जिसे टीबी रोग हो जाता है। यह एक संक्रामक रोग है यानी इन्फेक्टेड रोग है, जो आमतौर पर फेफड़ों को प्रभावित करता है, लेकिन शरीर के अन्य हिस्सों को भी संक्रमित करता है। ज़्यादातर यह रोग जो है वो खांसी से होता है। जब हमें खांसी होता है और ज़्यादा दिनों तक खांसी रह जाती है तो हमें अपने बलगम की जाँच ज़रूर करानी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएनसीटीएडी का पूर्ण रूप क्या है, यानी यूएनसीटीएडी का फुल फॉर्म क्या है? तो बताइए। हमारे ऑप्शन है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, या फिर यूनाइटेड नेशन काउंसिलिंग फॉर टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट, या फिर यूनिवर्सल नेशन कमीशन एंड ऑन ट्रेड एंड डाटा, या फिर यूनाइटेड नेशन कमिटी फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये क्या है? ये जो है संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय है जो व्यापार और विकास से जुड़े मुद्दों पर कार्य करता है। क्या करता है? व्यापार और विकास से जुड़े मुद्दों पर कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉलीबॉल खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शंस हैं 5, 6, 7 और 8। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 6। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 6। वॉलीबॉल खेल में एक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल के प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी कोर्ट पर होते हैं। क्रिकेट में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? आप कमेंट में आंसर बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 2025 में ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की क्या रैंक रही? ऑप्शंस है 116, 114, 115 या 120। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 115। 2025 में ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक जो थी वो 115 थी और 115वें स्थान पर थी, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में शांतिपूर्ण सुधार रहा। अब आप पूछोगे ग्लोबल पीस इंडेक्स क्या है? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है एक ऐसा उपाय है जो दुनिया भर के देशों में शांति के स्तर को मापता है। यह सूचांक जो है 163 स्वतंत्र देशों और क्षेत्रों को उनकी शांति के स्तर के अनुसार रैंक करता है। यह रिपोर्ट अर्थशास्त्र और शांति संस्थान द्वारा प्रकाशित की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेट में हैट्रिक कब होती है? जब बोलते हैं ना हैट्रिक हो गया, तो क्रिकेट में हैट्रिक कब होता है? ऑप्शंस है एक बल्लेबाज 3 बार आउट हो जाए, गेंदबाज लगातार 3 गेंदों पर 3 विकेट ले, बल्लेबाज लगातार 3 चौके मारे, या गेंदबाज 3 मेडन ओवर फेंके। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा गेंदबाज लगातार 3 गेंदों पर 3 विकेट ले। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जब गेंदबाज जो है लगातार 3 गेंदों पर 3 विकेट लेता है तो वो क्या हो जाता है? हैट्रिक हो जाता है। हैट्रिक तब होता है जब गेंदबाज जो है लगातार 3 गेंदों पर 3 बल्लेबाजों को आउट कर देता है लगातार।
चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? ऑप्शंस है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर जी, महात्मा गांधी, पिंगली वेंकैया। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गान जन गण मन 1911 में रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। वंदे मातरम जो है राष्ट्रीय गीत भारत का, वो किसने लिखा था? आप कमेंट में बताइए। पिंगली वेंकैया ने क्या किया था, क्या डिज़ाइन किया था, ये भी कमेंट में बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ग्लोबल इन्वेंशन इंडेक्स भारत की रैंक 2025 में क्या है? ऑप्शंस है 35, 39, 48 और 52। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 39, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ग्लोबल इन्वेंशन इंडेक्स भारत की रैंक 39वीं है, जो उनकी तकनीकी और इन्वेंशन क्षमता पर प्रकाश डालती है। ग्लोबल इन्वेंशन इंडेक्स जो है एक ऐसा इंडेक्स है जो दुनिया भर के देशों की उनकी नवाचार क्षमताओं यानी नई क्षमताओं के अनुसार रैंक करता है। यह इंडेक्स 133 देशों की नवाचार रैंकिंग दिखाता है और 2024 में भी भारत इसमें 39वें स्थान पर ही थी। तो ये रहे हमारे जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका इस प्रैक्टिस सेट के दौरान कितने मार्क्स आ रहे हैं, और हमारे आप टेस्ट पास को ज़रूर परचेज़ करें। ये टेस्ट पास आपको मॉक जंक्शन ऐप पे अवेलेबल मिल जाएगा। वहाँ जाके आप इस टेस्ट पास को खरीदिए। आपको सिर्फ 49 रुपये में 1 साल की वैलिडिटी के लिए 100 से ज़्यादा एग्ज़ाम के टेस्ट मिल रहे हैं, जैसे कि एसएससी, रेलवे, एफकेट, सीडीएस, आईसीजी, पुलिस एग्ज़ाम और बहुत सारे एग्ज़ाम के टेस्ट पास आपको सिर्फ 49 रुपये में 1 साल की वैलिडिटी के लिए मिल रहा है। तो आप जल्दी जाइए और इस टेस्ट को ज़रूर परचेज़ करिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे मैसेज करके भी हमारी टीम से बात करके इस टेस्ट को परचेज़ कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।